तो आज बात करेंगे हम पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो पॉलिनोमियल्स होते हैं नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि ज़्यादा टर्म, पॉली मतलब मैनी, पर अगर हम एक टर्म की बात करें वो भी हम पॉलिनोमियल के अंदर ही डाल देते हैं, तो उसको पर हम बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब उसकी सिर्फ एक टर्म है, मोनो मतलब वन, ओके। तो सिर्फ एक टर्म है इसमें। और बाइनोमियल हो गया, बाई मतलब जैसे कि बाइसिकल के दो टायर होते हैं, तो दो टर्म। तो इसमें दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो इधर 5x जो x टर्म है, और जो 2 कांस्टेंट है, मतलब उस पर कोई x नहीं लगी हुई। और ट्राइनोमियल मतलब ट्राइसिकल, तीन टायर, ओके। तो x स्क्वायर की टर्म है, x टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स और ज़्यादा भी हैं, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल्स, ओके। पर ये याद रखना होगा कि पॉलिनोमियल्स वो नहीं कहे जाते जिसके डिनोमिनेटर में एक अननोन हो। मतलब वो लेटर है जो अननोन की, वो डिनोमिनेटर नहीं हो सकती। अगर है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अभी दूसरी चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ओके। कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या है? इस बेसिकली जो जो नंबर टर्म के, जैसे कि ये एक्स क्यूब की टर्म है, जब आगे नंबर लगा हुआ है वो कोएफिशिएंट है। किसका? एक्स क्यूब का। सो इसलिए इधर हम 3 डाल देंगे, ठीक है। तो 3 है एक्स क्यूब टर्म का कोएफिशिएंट। और वैसे ही अभी जब हम एक्स स्क्वायर की टर्म देखेंगे, तो इधर हम स्क्वायर की टर्म ढूंढेंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म ये है, और इसका कोएफिशिएंट 4, पर ये माइनस साइन भी है, सो इस -4 ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। एंड सेम उसी तरह हमने एक्स का भी टर्म देख लेना है। एक्स टर्म का कोएफिशिएंट 5 है, ओके। तो ये 5, और आखिर में हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसके पास कोई भी टर्म नहीं लगी होती, लाइक एक्स स्क्वायर नहीं है ना एक्स है, सिर्फ नंबर है बाय ऑन इट्स ओन। तो ये इसमें जो -6 है, क्योंकि देख लो ना इसके पास एक्स है, एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो ये -6 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर तुम लोग आगे वाले तुम लोग खुद एग्जाम्पल कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और मैं जाते जाऊंगा, पर तुम लोग अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अभी दूसरी क्वेश्चन देखें तो अभी एक्स क्यूब टर्म, तो एक्स क्यूब टर्म हमने देखना है। एक्स क्यूब टर्म इधर लगी हुई है, तो इसका -6 कोएफिशिएंट है, तो इसका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -6 है। और इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर ढूंढें, इसमें तो एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, अगर हमने लिखना है कि एक्स स्क्वायर टर्म की कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो वो 0 है। बिकॉज 0 एक्स स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं है, तो 0 एक्स स्क्वायर। और आगे करते जाएंगे, एक्स टर्म की 8 है और कांस्टेंट की -3 है। फिर अगला स्टेप, 9 is x cube, 6 is x square, and -2 is the x, and 8 is the constant। ये सारे कोएफिशिएंट बन गए इन सारे टर्म्स के। और आखिरी वाला उसमें देख लो, सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म है जो कोएफिशिएंट 3 है, और ना इसमें एक्स स्क्वायर है तो 0, ना में इसमें एक्स है तो वो भी 0, सिर्फ कांस्टेंट बचा है तो -5। तो ये होते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हम क्यों याद करते हैं और क्या क्या इसका फ़ायदा क्या है? इसको बेसिकली है कि हम जब इनसे प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कौन से लाइक टर्म्स हैं जो उनको ऐड कर सकते हैं। तो रिकग्नाइज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अभी हम करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। इससे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रूल हम इधर इस्तेमाल करेंगे एग्जांपल। तो सोचो कि ये थैली है, बैग है, जिसके अंदर 3 एप्पल डाले हुए हैं और एक बनाना डाला हुआ है, और हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास ये 3 ऐसे थैली हैं।
तो अगर 3 ऐसे थैली हैं तो ये तीनों थैली दे दी है अभी। तो अगर मैं सबको ये एप्पल्स को और बनाना को बाहर निकालूंगा तो मुझे फिर इससे 3 निकलेंगे, जो चौथा, पाँचवा और छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो इसमें 9 एप्पल निकलेंगे और सिर्फ एक ही केला है एक बैग में, तो दूसरे बैग में दूसरा और तीसरे बैग में तीसरा। तो ये हो जाएगा कि 9 एप्पल्स एंड 3 बनानास। तो अगर हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से करना होता तो हम ऐसे कर लेते कि इधर 3 एप्पल्स हैं तो 3 को टाइम्स 3 करके हमारा सीधा 9 आ जाएगा। तो मतलब ये जो 3 है इससे हमने मल्टीप्लाई किया, और सही उसी तरह वही 3 को हमने बनाना को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही बनाना था, तो टाइम्स 3 हो जाएगा 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल हम नंबर्स में भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे कि जो 3 है हमारे, जो एग्जांपल 1 अभी देखते हैं, जो 3 है ये बोल रहा है कि हमारे पास ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, तो 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बस मल्टीप्लाई, अगर ये याद रखना हो कि एरो के साथ हम बता देंगे कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ जो 3 के साथ है जो x है। ओके, सो x 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है वो भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये आंसर आ जाएगा 3x, बिकॉज 3 टाइम्स x इज़ 3x एंड देन 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने 3 को करना था x प्लस 2 से टाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। तो अभी अगर दूसरी एग्जांपल से देखें तो इसमें 2 चीज़ें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 टर्म से, तो 2 टर्म मल्टीप्लाई 2 टर्म। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जो पहली ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं, मतलब ये 3x और ये 3, दोनों को एक एक करके हमने दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब टाइम्स करना है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो पहली टर्म है जो 3x है वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी ब्रैकेट के साथ, और जो दूसरी टर्म थी पहली ब्रैकेट में जो है +3, वो भी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर हमने ब्रैकेट और ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर अभी ये क्या होगा? ये ही होगा जो हमने पहले अभी किया है। तो हमने ये 3x को ना कि सिर्फ 2x से टाइम्स करना है, पर 2x 3x को हमने -5 से भी टाइम्स करना है। तो ये तो पहले हम नंबर्स को कर लें। 3 टाइम्स 2 आता है 6, पर हम जब x और x को टाइम्स करेंगे तो याद रखना x टाइम्स x इज़ x²। 2x मत बना देना, पावर बन जाती है, बिकॉज 2x होता है x प्लस x, ये x प्लस x नहीं था, ये x टाइम्स x था, तो इसलिए ये x² हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह हमने 3x अभी -5 से भी टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स -5 आता है -15, पर इधर x और किसी और से चीज़ टाइम्स हो रही तो सिर्फ x ही रह जाएगी। तो ये हो गया पहली टर्म का। तो अभी दूसरी टर्म का करें, जो पीछे है वो है 3 टाइम्स 2x, तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6, पॉजिटिव है। तो इधर अभी फिर भी x ही एक बार ही है तो x ही आएगा। अभी 3 को भी -5 से टाइम्स करना है, तो उसका आएगा -15। तो हमने क्या किया? हमने पहले 3x को सारी को 2x से टाइम्स किया, फिर -5 से किया, फिर उसी तरह 3 को भी 2x और -5 से टाइम्स किया। तो याद रखना है कि पहली टर्म की, पहली ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उनको एक एक करके सेकंड ब्रैकेट से टाइम्स कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर ध्यान देना है कि हमने अभी चेक करना है, जैसे हमने पहले अभी कोएफिशिएंट सीखा है ना, तो कोएफिशिएंट का सीखने का भी फ़ायदा देखो, क्योंकि इधर तुम लोगों को पहचानेगा कि x² टर्म है, तो x² टर्म सिर्फ एक ही है, तो इसलिए 6x² 6x² ही रहेगा। पर अगर हमने आगे ध्यान दें कि x टर्म 2 हिस्सों में बांटी हुई है, अभी जो x टर्म है 2 हिस्सों में बांटी हुई है, तो वो क्या है? -15x है और 6x है। अगर क्योंकि अभी दोनों x हैं तो हम इनको कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे? तो क्योंकि हमको पता है x टर्म दोनों चीज़ों से बनी हुई है, तो हमने कैलकुलेटर में डाल देना है कि
जो नेगेटिव 15 था कोएफिशिएंट x का, और वो +6 है जो दूसरा कोएफिशिएंट x का, दोनों को कैलकुलेटर में डाल के ऐड कर देना है। तो -15 + 6 तुम्हारा कैलकुलेटर में आएगा -9। तो जो x टर्म थी वो कंबाइन हो गई है, क्योंकि -15x + 6x इस -9x, ठीक है। और आखिर में जो 15 है और कोई नंबर टर्म नहीं है, तो इसलिए -15 ही रहेगा। तो ध्यान देना है कि मिडल टर्म हमारी प्लस हो गई है, पर जो 6x² सिर्फ एक ही था और -15 भी एक ही था, इसलिए वो फाइनल आंसर ये आएगा। तो दूसरा अभी देखें जो थोड़ा सा आसान है, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस या माइनस। तो प्लस या माइनस में हमने क्या करना है, हमने पिछली बार सीखा था, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमने बस सिर्फ ये चेक करना है कि वो माइनस साइन वाली ब्रैकेट है जो बाहर माइनस है कि प्लस है। अगर बाहर प्लस है तो हमको ब्रैकेट को वैसे ही डिसअपीयर कर देना है, हमने कुछ करना ही नहीं है। तो मतलब क्योंकि इसमें ये प्लस था तो ये ब्रैकेट को हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आगे कोई साइन नहीं था। तो हमने सिर्फ करना है कि 3x जो स्क्वायर है वो 3x² से प्लस हो जाएगी, मतलब क्योंकि ये x² टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, ये भी x² टर्म है उसका भी कोएफिशिएंट 3 है। तो हम ऐसे करें कि दोनों को x² टर्म को साथ में लिखते हैं। तो हमने ये 3x² टर्म को हमने साथ में कर दिया। तो आगे देखेंगे 4x एंड -8x, तो इनको भी अभी साथ में करना है। तो वो लिख देंगे 4x का पॉजिटिव 4x था, क्योंकि हमने बाहर प्लस साइन था तो ये माइनस ही रहेगा, तो हमने माइनस लिख देना है। एंड आखिर में जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट टर्म्स, उनको हमने साथ में लिखना है। तो ये -5 भी है और +6 भी है। तो क्योंकि ये सारे टर्म्स सिमिलर है, सेम टाइप के हैं, तो हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एक बना सकते हैं। तो 3 और 3 आता है 6, फिर 4 और -8 आता है -4। तो x टर्म की -4 कोएफिशिएंट होगी, और -5 + 6 इज़ 1। अगर ये नहीं आता ना, कैलकुलेटर में डाल दो, आ जाएगा। 4 - 8 का आएगा -4, 3 + 3 का आएगा 6, एंड -5 + 6 का आएगा 1। तो याद रखना कि हमने जो x² टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट सिर्फ ऐड करने हैं, ना कि 3 इससे ऐड करना है, क्योंकि ये x² टर्म है ये x टर्म है, ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकती, सिर्फ x टर्म ही x टर्म से कंबाइन होगी। तो उनके कोएफिशिएंट हमने ऐड करने हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। तो x² के टर्म्स ये कंबाइन हो गए, x टर्म्स के ये कंबाइन हो गए, और कांस्टेंट के ये कंबाइन हो गए। तो कोएफिशिएंट देखने का फ़ायदा ये है, ओके। पर चेक करना है कि टर्म्स कौन से हैं, उनको ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। याद रखो, प्लस माइनस में सिर्फ लाइक टर्म्स कंबाइन होती हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स, ओके। ओनली लाइक टर्म्स कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। वी देन आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए। तो हमने 3 और 3 को ऐड किया, 4 और -8 को ऐड किया, -5 और 6 को ऐड किया, क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स ही देखने थे हमने कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और पहचानना कि कोएफिशिएंट होता क्या है और टर्म्स क्या आते हैं। वो पॉलिनोमियल मतलब कि दूसरे अलग अलग टर्म्स जो कंबाइन नहीं होते उनको हम पॉलिनोमियल के ध्यान में दे देते हैं। और यह ध्यान देना, पहले बोला है, अगर डिनोमिनेटर में अननोन हो उसको पॉलिनोमियल नहीं मानते। दैट्स इट, थैंक यू।